प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक नमस्कार। जैसा कि अब तक हम प्रश्नावली 5.2 उसके सब सवाल कर चुके थे और आपने, मुझे आशा है कि कॉपी में कर लिए होंगे। सब सवाल आसान सवाल थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आगे विविध प्रश्नमाला 5 की। ठीक है, इससे पहले आपको मैं एक बात कह दूं, जैसा आप जानते भी हैं कि हर प्रश्नावली की विविध में लगभग 70% सवाल ऐसे होते हैं जो आपने या तो पहले किए हैं और या अब ट्राई करके कर सकते हो। 70% ऐसे होते हैं सवाल, आप जानते हैं, हर बार ऐसा होता है, हर प्रश्न में ऐसा होता है। तो यहाँ भी ऐसा होगा। यहाँ पर भी मैं उन 70% सवालों को छोड़ूंगा, नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, ताकि वीडियो छोटा हो, आप उसको कम समय में देख पाएं। केवल बचे हुए 30% सवाल ही करवाए जाएंगे यहाँ पर। वे सवाल वही होंगे जो आपको लगभग दिक्कत करेंगे, जो लगभग बच्चों को दिक्कत करते हैं। या तो नए प्रकार के सवाल होते हैं या फिर उसमें कुछ मिक्स कंसेप्ट होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वे सवाल हम हल करेंगे यहाँ पर बोर्ड पे, जो बचे हुए 30% टाइप के, मतलब कि जो बहुत मुश्किल टाइप के हैं और बहुत इजी टाइप के होते हैं 70%, वो आप खुद ट्राई करना। मुझे आशा है कि ट्राई करने पर हो जाएंगे, और फिर भी ना हो तो पूछ लेना, है ना। लेकिन अभी मैं आपको केवल वही करवाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करते होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करें प्रश्नावली विविध प्रश्नमाला 5 की। देखिएगा, इसमें पहले बात करते हैं 1 नंबर सवाल से ही। 1 नंबर सवाल, इसमें कहा गया है कि मैट्रिक्स ए दे रखी है और ए इनवर्स पूछा गया है। तो खुद करना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ। ठीक है, दूसरा सवाल भी ए इनवर्स वाला ही है, ये भी सिंपल है, आप कर सकते हैं आसानी से। तीसरे सवाल में इसमें कहा गया कि यदि अवयव ए बराबर में, ये एक मैट्रिक्स देगा 3 + 3 का, एक अविक्रमणीय अवयव है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। अब ये सेम सवाल आपने पहले किया था, तो खुद करना आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा सवाल, इसमें कहा गया है कि क्रेमर नियम का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। तो आपने सीखा है क्रेमर नियम के अंतर्गत क्या करते हैं हम उसमें डेल्टा का, डेल्टा 1 से डेल्टा 3 तक का मान निकालते हैं और बाद में सूत्र में बस मान रखते हैं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो खुद करना ही। उसके बाद में पांचवा सवाल, इसमें बोला गया है कि क्रेमर नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय असंगत है। अब असंगत आपने सीखा है ये पिछली क्लास में कि हल होने की स्थिति में हल दो प्रकार का होता है, या तो हल विद्यमान होगा या विद्यमान नहीं होगा। विद्यमान होने की जो दो स्थिति थी, अद्वितीय और अनंत, इन दोनों को ही हम बोलते हैं संगत समीकरण निकाय है, मतलब संगति हो रही है रेखाओं की। और जब हल नहीं होगा तो बोलते हैं असंगत समीकरण निकाय है। अब असंगत वाली स्थिति आपको पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि सिद्ध करो कि ये असंगत समीकरण निकाय हैं। तो आपने सीखा था यदि डेल्टा का मान तो 0 हो, परंतु डेल्टा 1 से डेल्टा 3 तक में कम से कम कोई एक, हो सकता है कि 2, हो सकता है कोई तीनों ही, लेकिन कम से कम कोई एक 0 ना हो। डेल्टा तो 0 हो, लेकिन डेल्टा आई, अब आई में सब आ गया 1 2 3 सब, उनमें डेल्टा आई में कम से कम कोई एक नॉन जीरो हो, तो हम कहते हैं कि यह समीकरण निकाय असंगत होगा। तो ऐसे आपने ये, हालांकि आपने किया है सवाल पहले भी। ठीक है, आगे बात करें, इसको खुद करना। इसके बाद में बात करते हैं पांचवें सवाल की, सॉरी छठे सवाल की। इसमें बोला गया है कि एक द्वितीय क्रम का अवयव ए ज्ञात कीजिए। एक 2 × 2 का मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है जहां ये वाली इक्वेशन संतुष्ट होती हो। ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको समीकरण दे रखी है तो पक्षांतरण करना इसमें थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए। हालांकि मुझे आशा है कि कईयों ने तो कर लिया होगा ये सवाल आसानी से ही, क्योंकि सोचने की देर है बस। जैसे आप सिंपल संख्याओं में पक्षांतरण करते हैं ना, वैसे मैट्रिक्स का पक्षांतरण करना होगा इसमें। एक बार देख लें, 1 - 2 1 4 है ना, बराबर में है मैट्रिक्स ये 6 0 0 6, और आपसे ए का मान पूछ लिया गया है। देखो, इसमें ए का मान निकालने के लिए हमारे पास में कई तरीके हैं, बस आपको सोचना चाहिए कि कौन सा इसमें सही पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि आप पक्षांतरण कर दो ना, ए का मान चाहिए तो गुणा है बीच में इन दोनों के, तो गुणा के लिए इसको इसके बट्टा में आना पड़ेगा, और बट्टा में जब आएगी ये मैट्रिक्स इसके, तो ये ऊपर जाएगी तो इसका घात -1 हो जाएगी, मतलब ये इधर इसका व्युत्क्रम के रूप में गुणा हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो या तो ऐसे कर लो, पक्षांतरण से कर लो, इनवर्स का मान निकालना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसमें मैट्रिक्स ए जो है ना, जो कि 2 × 2 का है, इसको आप ए बी सी डी या A11 A12 A21 A22 ऐसे व्यापक रूप में मान लो,
मान लिया, ठीक है। और मानने के बाद में इससे गुणा कर लो, और गुणा करके फिर समानता के सिद्धांत से संगत एलिमेंट्स की तुलना कर लो, वहां से भी इसके एलिमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे दो तरीके हमारे पास में है। हम सीखते हैं इसको। पहले देखिएगा, हम पहले करेंगे पक्षांतरण को। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं इसको एक बार मानता हूं कि मैट्रिक्स बी है तो क्या होगा। पहले माना जाए कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है 1 - 2 1 4, ये मैट्रिक्स बी है। तब हम कह सकते हैं कि a गुणा बी बराबर में, अच्छा 6 0 0 6 में 6 कॉमन लो तो पीछे बच जाएगा i। देख लो पीछे बचेगा 1 0 0 जो कि i होता है, जानते ही। तो 6i, और i भी 2 टाइप का है, मतलब 2 कोटि का होगा। अब a का मान चाहिए तो a का मान आएगा 6i2/b, है ना। अच्छा, इसका मतलब a = 6b इनवर्स, क्योंकि 1 बट्टा कुछ ये होता है उसकी घात -1 होना, तो ये होगा इसमें 6 × b इनवर्स। इक्वेशन नंबर मान सकते हैं इसको स्टार। एकदम सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब हमें पता है कि a का मान निकालने के लिए b इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, और b इनवर्स का मान जो है, b इनवर्स का जो मान है वो आएगा ADJ(b) और b के सारणी के माध्यम से निकाल लेते हैं वो भी। देखिएगा, अब हमें चाहिए b इनवर्स, तो b इनवर्स का मतलब क्या होता है वो सब जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ b और बट्टा में b का सारणी। ये पर इसका मान लिख दोगे, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ b, देखिए ये मैट्रिक्स 2 × 2 का है b वाला, तो इसका ADJ(b) आएगा। सिंपल ट्रिक से, आपने ट्रिक याद की थी 2 × 2 में, क्या करते थे उसमें, हम उसमें ही काम करते थे कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर दो, कर देंगे, ठीक है, और अन्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज नहीं करने हैं, उसके चिन्ह चेंज कर दो बस, उससे आप जानते हैं इसका ADJ प्राप्त हो जाता है। ये काम करें इसमें, है ना। देखो आप इसमें देखो, मैट्रिक्स तो है ही ये। अब हमें पता है कि ADJ(b) के लिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स चेंज करने हैं, तो 1 4 के जगह 4 1 लिखना पड़ेगा, लिख दिया, ठीक है। और ये 2 और 1 ऐसे ही रहेंगे, बस चिन्ह उल्टे कर दीजिए, तो माइनस का 2 बनेगा प्लस में 2, और प्लस का 1 बनेगा माइनस का 1, ये बन गया ADJ(b), ठीक है। उसके बाद में b का सारणी, और वो आपको पता ही है, इसका हल करने से आ जाएगा, वो होगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो बट्टा में लिखा मैं सारणी जो है वो 4 + 2 है। इसका मतलब ये हुआ ना कि b इनवर्स का जो मान है वो सीधा प्राप्त हो गया है 1/6, ये बट्टा में 6 गुणा में 1/6 हो जाएगा, और 4 2 - 1 1, ऐसे इसमें b इनवर्स का मान आ रहा है। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 भी। अब यदि आपको a का मान चाहिए तो इक्वेशन नंबर स्टार में a का मान रखो और उत्तर प्राप्त करो, बस, ठीक है। कह सकते हैं कि अब इक्वेशन स्टार एवं 1 से, मतलब कि इक्वेशन नंबर स्टार में a का मान रखने पर देखते हैं, तो a बराबर 6 गुणा b इनवर्स का मान ये है 1/6, और आगे यही था ना, 4 2 - 1 1, 6 से 6 काट दो तो लास्ट में a प्राप्त हो जाएगा ऐसा, ये 4 2 - 1 1, ये इसका अभिष्ट उत्तर हो गया है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक प्रकार से और कर लें हम, ताकि दोनों में से कोई एक आपको अच्छा लगे वो चुन लो। एक प्रकार और ये है कि आप मैट्रिक्स ए को खुद से ही एक व्यापक एलिमेंट के रूप में मान सकते हो। जैसे मान लो मैट्रिक्स ए, अब आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स ए किस कोटि का है। जैसे आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स 2 × 2 का है ना, ये मैट्रिक्स 2 × 2 का है। अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स रिजल्ट मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इससे गुणा हो रही है। अब यदि यह मैट्रिक्स इससे गुणा हो रही है तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर होंगे, तो इसके स्तंभ तो 2 आ गए, इसके स्तंभ तो 2 आएंगे पक्का, और ये 2 से 2 होता है डिलीट, तो पीछे बचता है यहाँ पर जो बचता है वो, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं इसकी कोटि, तो इसके 2 से यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए जो 2 × 2 का होगा। हालांकि इसमें दिया है वैसे, तो न दिया हो तो बनाना पड़ेगा आपको ऐसे कि ये भी 2 × 2 का कैसे हुआ। तो ये दोनों का गुणा संभव कब होगा, जब ये 2 इसके यहाँ से 2 के मैच हो जाए, तो ये तो 2 ऐसे आ जाएगा, और इस 2 से 2 कटेगा तो पीछे जो बचेंगे ना वो इस कोटि का निर्माण करेंगे। इसलिए इसकी भी आपने कोटि पहचान ली, 2 × 2 है, पहचान में आना चाहिए, कई बार देते नहीं कि किस कोटि का है ये, ठीक है। चलो देखिए, अब आपको एक और विधि इसमें समझते हैं। इसमें उसमें क्या करते हैं उसमें हम ए मैट्रिक्स को कोई व्यापक रूप में मान लेते हैं पहले, और मान के गुणा करते हैं इससे, ना कि इसमें इनवर्स रूप में लेते हैं, ऐसा गुणा करते हैं और गुणा करके इसके संगत एलिमेंट तुलना कर लेते हैं इससे। देखते हैं इसको, अथवा में अगर आप देखें तो पहले माना जाएगा इसमें, मान लीजिए भाई कि मैट्रिक्स ए जो है वो ये है,
उसको मान रहा हूं मैं एक बार के लिए ए बी सी डी है ना, एलिमेंट्स मान लिए ए बी सी डी है। अब यदि आपको मैट्रिक्स ए का मान चाहिए तो बस ए बी सी डी का मान निकाल लो, जो कि आप जानते हैं 4 2 -1 1 आना चाहिए, सीधी सी बात है। फिर इस मान रखो बस। कह सकते हैं कि अब इस मैट्रिक्स ए को यहां रखो इसके स्थान पर, तो मैट्रिक्स ए बनेगा यहाँ पर ये ए बी सी डी, ठीक है। फिर आगे यही मैट्रिक्स वापस रखिए 1 -2 1 4, ठीक है, और बराबर में है 6 0 0 6, ये तो इक्वल में चल ही रहा है। अच्छा अब इन्हें गुणा कर दो भाई, तो गुणा करना जानते हैं ना, पंक्ति से स्तंभ गुणा, इसको इस पर रखो आप, तो गुणा से ना पंक्ति से स्तंभ, तो पंक्ति रखो स्तंभ पर, तो बनेगा यहाँ पर ये a + b, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ रखने पर बनेगा -2a + 4b, ठीक है ना। फिर इसकी बारी है दूसरी पंक्ति की, तो यहाँ पर बनेगा c + d और यहाँ पर बनेगा जो है -2c + 4d इक्वल्स टू, ये चल ही रहा है 6 0 0 6। अब आप जानते हैं कि ये बीच में समानता का चिन्ह क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स समान केवल तब होती हैं जब उनकी कोटि भी समान हो और संगत एलिमेंट भी समान हो। तो इस सिद्धांत से आप जानते हैं कि a + b का मान 6 होगा और इस व्यंजक का मान 0 होगा। तो इन चारों की तुलना कर लो इसमें, आगे देख सकते हैं। उसके बाद में बाय कंपैरिजन इसकी तुलना की जाए, तो तुलना करने से आप जानते हैं कि a + b का मान 6 करना चाहिए, a + b बराबर में 6। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, b का मान निकाल लेते हैं, है ना, a के रूप में। तो इसको मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और यहां से b का मान निकालना चाहिए 6 - a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट a। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 बनाओ यहां, जो कि ये -2a + 4b = 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए भाई। उसके बाद क्या करना चाहिए, आप अगर आपको a और b दोनों के मान चाहिए तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट a का मान रखना चाहिए। आगे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट a एवं 2 से, तो 2 में मैं b का मान रख रहा हूं ये वाला, तो -2a तो है ही, प्लस में 4 और b का मान रखो 6 - a = 0 है। फिर अंदर ले जाओ गुणा कर लो, तो -2a प्लस में 24 फिर माइनस में 4a है बराबर में 0। अच्छा -4 -2 मतलब -6a, जो इधर बनेगा प्लस का 6a, है ना, तो प्लस का 6a = 24, तो a का मान यहां से आ जाएगा 4, ये इसमें a का मान आ गया है। अब यदि a का मान आ गया है तो इक्वेशन में फर्स्ट a से b का मान भी निकाल लो। यहां से b का मान क्या होगा, 6 - 4 मींस b = 2, ऐसे b का मान भी आ गया, जो कि सही चलेगा। a का मान 4 b का मान 2 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। अब निकालना है c और d का मान भी सेम प्रकार से, तो c d का मान आएगा इन दोनों की तुलना करने से। आगे देख पा रहे होंगे आप, इसके बाद में हम इसमें सी डी के लिए आगे वाले पदों की तुलना करेंगे, मतलब a1 a21 और 22 की तुलना करेंगे, देख लो। तथा इसके बाद में c + d बराबर में वापस 0 है, यहाँ से d का मान होगा 0, हाँ 0 है, तो d का मान होगा -c, इक्वेशन नंबर 3 और ये 3 a आ जाएगी। उसके बाद में आगे तुलना कर लो ये -2c वाले की, तो -2c + 4d = 6, इक्वेशन नंबर 4 है ये। अब आपको पता है कि इक्वेशन 3 और 4 से आपको d का और c का मान मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 एवं 4 से इन दोनों से देखिएगा d का मान रखो यहाँ, तो -2c + 4, d के स्थान पर क्या है माइनस का c है ना, तो बनेगा माइनस का ही 4c = 6, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप c का मान आ जाएगा -a और इसको रखो यहाँ, तो d का मान आ जाएगा माइनस का 1, जो कि चाहिए आपको वैसे ही था, बिल्कुल ठीक। c का मान -1, d का मान +1, ठीक है। और लास्ट में आप जानते हैं कि a b c d के मान को यहाँ रखना होता है, रखने से भी इसमें यही मान आएगा जो पहले आया हुआ था, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास में 2 तरीके आ गए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, सीखने के लिए दोनों ही अच्छे हैं। आगे बात करें अब हम, इसके बाद में हम बात करते हैं 7वें सवाल की, जो कि आप खुद कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए दे रखी है, बोला कि सिद्ध कीजिए कि a² + 4a - 42i = 0 और इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करना। सेम सवाल आपने पहले किया है, बस रिपीट करोगे आप इसको, ठीक है ना। 8वां सवाल, अब 8 में बोला गया कि यदि मैट्रिक्स A 2 3 5 - 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स का मान 1/19a होता है। करना आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ट्राई करना जरूर, न हो तो पूछना, पर ये मैं मानता हूँ कि सिंपल है, तो आप खुद कर सकते हो। आगे बात करें अब हम, फिर है 9वां सवाल,
इसमें बोला गया कि मैट्रिक्स ए जो कि 3x3 का है और उसमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है और बाद में दर्शाना है कि ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3 होता है। आप जानते हैं सिद्धांत है ये कि ए इनवर्स ए हो या ए इनवर्स हो, उसका मान हमेशा I रूप में आता है। तो हमें सिद्ध करना है बस यहाँ पर कि ये I3 होगा। ठीक है, तो आसान काम है करना, ही आपने पहले किए हैं इस प्रकार सवाल, इसको खुद करना। आगे बात करें हम, इसके बाद में 10वां सवाल, इसमें कहा गया है कि यदि मैट्रिक्स ए जो कि 3x3 का है ये दिया हो तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0 होता है। कर सकते हो आसानी से। तत्पश्चात इसकी सहायता से a इनवर्स का मान भी ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि इसमें इसकी सहायता से करने का मतलब क्या हुआ, हमें दोनों ओर a इनवर्स गुणा करना पड़ेगा और पक्षांतरण से फिर a का मान इनवर्स का मान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे है ना। ये आपने किया है प्रश्नावली 5.1 के लास्ट सवालों में, बस वैसे होगा ये सवाल, ये करना जरूर। ठीक है, न हो तो पूछ लेना, पर ये करना अवश्य, इसको छोड़ना नहीं है। आगे बात करते हैं 11वें सवाल की। इसमें कहा गया है कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात कीजिए। अब हालांकि मैं कह रहा हूं कि खुद करो, हालांकि है बड़े बड़े सवाल ये, पर है आसान। अब 11वां सवाल भी, इस 11वें सवाल के तीनों पॉइंट्स बड़े आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं तो आपको लग रहा हो कि ये क्या होगा, सारे ये करने हैं। इस प्रकार के सवाल रिपीट हो रहे हैं और आपके पास में टाइम भी है घर पे, कोई ऐसा इतना बिजी भी नहीं है कि इतना टाइम भी ना बचे। तो भले ही आपको लग रहा हो कि मैंने आपको बहुत सवाल छुड़वा दिए, मैंने बोला 70% छुड़वा रहा, 90% सवाल लगभग 11 में से मैंने एक करवाया है, तो 92% सवाल लगभग छुड़वा दिए। जितने भी छुड़वा रहा हूँ आप लोगों को ये सवाल आसान है, कर सकते हो आसानी से। 11वां सवाल भी सेम है जो आपने 5.2 में किया था, बस वैसा ही है। इसमें हमें आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके इसका इक्वेशन निकाय का हल निकालना है बस। तो सिंपल काम है ना, ए बी, पहले हमें ए एक्स इक्वल बी रूप में लेना है उसको और बाद में एक्स का मान क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, बस ऐसा करना है। ठीक है ना, तो खुद ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। फिर बाद में हम बात करते हैं 12वें सवाल की। इसमें कहा है कि दिए गए शीर्षों के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका वही 1/2, फिर सारणी का मान आप जानते हैं ना, x1 y1 1, फिर 2 में 3 में होता है ऐसा, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद में 13वां सवाल, इसमें बोला है कि यदि बिंदु 2-3 लैम्डा -2 और 0.5 सरेख हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। आसान काम है, आपने याद किया था ऐसा कुछ पहले x का मान रूप में, है ना, तो ट्राई करेंगे आप इसको। उसके बाद में 14वां सवाल बोला है कि इसमें आव्यूह A ज्ञात कीजिए जबकि ये इक्वेशन लागू हो। ये कर लेते हैं छठे सवाल की तरह, ये बस छठे में केवल अंतर क्या है कि छठे सवाल में तो केवल एक मैट्रिक्स गुणा थी A से, इसमें 2 मैट्रिक्स गुणा है, तो 2 हो तो भी आसान से हो जाएगा। इसकी भी कई प्रकार से हो सकता है सवाल, देखते हैं एक बार। इसको आप छोटे में करेंगे, हालांकि ये इसको आप अगर सिंपल करना चाहो एकदम सिंपल रूप में तो थोड़ा लंबा होगा पर हो जाएगा, और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कुछ विशेष ट्रिक्स को। देखिए हम करेंगे संक्षेप में। इसमें पहले आपको दिया गया इक्वेशन ये है 14वें सवाल में, प्रदत्त इक्वेशन आपको इसमें इक्वेशन दे रखा है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म का है, वो ये है भाई, इक्वेशन है 1 2 2 3, है ना, फिर आगे गुणा है इससे मैट्रिक्स A और आगे है 4 7 3 5 इक्वल्स टू आगे दे रखा 1 0 0 1 जो कि I ही है ना। अब हमें इसमें A का मान चाहिए। वापिस मैं कहूंगा कि इसमें 2 तरीके तो आ ही गए। एक तो ये कि आप पक्षांतरण कर दो, इन दोनों को बट्टा में ले आओ, ऐसे हो जाएगा, या इसमें A को आप मान लीजिए ABCD, पर मानने वाला थोड़ा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आपको ABCD मानने के बाद में तीनों गुणा करना पड़ेगा। जो गुणा तो कर लो, मुझे पता है, पहले 2 करना फिर 1 और करना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा वो। लेकिन उससे अगर आप करना चाहो तो कर ले, भले कोई दिक्कत नहीं हो, सवाल वैसे भी हो रहा है सही। लेकिन यहाँ पर मैं छोटा कराऊंगा पक्षांतरण के माध्यम से करने वाले तरीके से। अगर आप देखें तो हमें पहले इनको कुछ मानना चाहिए, जैसे इनको मान लेता हूं मैं एक बार के लिए P और Q मान लेता हूं, और बाद में इस PQ का पक्षांतरण करना है, इस तरफ लाना है। लेकिन पक्षांतरण यहाँ पर होगा नियमानुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में गुणा का क्रम विनिमय होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पहले वाले का पक्षांतरण पहले या बाद वाले का बाद में से करना पड़ेगा हमें। एक बार देखें, पहले माना जाएगा
मान लेते हैं ना, इसको तो मान लेते हैं कि P है, ये 1 2 2 3 वाली हो, ये मैट्रिक्स P कहलाएगी, है ना। और आगे वाली मैट्रिक्स को हम Q नाम दे देते हैं, 4 7 3 5। अच्छा अब देखिए, अब हमें ये इक्वेशन का जो निकाय है वो ऐसा मिल चुका है, P गुणा A गुणा Q बराबर में, इसको तो आप बोलोगे I2 ही है ना, ये I2 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब एक तरीका है छोटा सा, जैसे अगर आप देखें तो x गुणा 5 बराबर में 10 हो, तो हम एक ट्रिक है, बस संक्षेप में करते हैं ऐसा कि x बराबर क्या हो जाएगा 10/5 और इसका मान 2 आ गया। वास्तव में नियम ऐसा नहीं है कि बट्टा में ले आओ, गणित में ऐसा मतलब व्यापक नियम नहीं है कि गुणा सीधा बट्टा में जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, एक्चुअल कंडीशन ये है कि आप यदि x का मान निकालना चाहते हो तो x के साथ जो संक्रिया लगाई जा रही है वही संक्रिया अपोजिट नंबर के लिए या फिर अपोजिट ऑपरेशन के साथ में उसको आप यूज करो, ऐसा करना है। मतलब कि या तो आप इस नंबर का अपोजिट नंबर ले लो और संक्रिया वही रखो और दोनों और उसका यूज कर लो, ऐसा होता है। और या इसी नंबर के साथ में अपोजिट ऑपरेशन को क्रिएट करो, ऐसा करना होता है। जैसे मान लो अगर आपको x का मान चाहिए ना, तो एक बार तो x गुणा 5 बराबर में 10 से रहता ही है। अब यदि हमें 5 को हटाना है तो 5 गुणा में है ना, तो आप क्या करो, आप दोनों तरफ ही 5 का भाग दे दो या दोनों तरफ ही 1/5 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो हम दोनों तरफ 1/5 से गुणा कर देते हैं, उससे यहां वाला 5 से 5 कट करके यहां पर बचता है 10/5 जो कि 2 आएगा। हालांकि बात तो वही है, बट्टा मिला रहे हैं हम, लेकिन नियम ऐसा है, वास्तव में किया यह जाता है गणित के क्षेत्र में। और संक्षेप में आप बट्टा में करना सीख रहे हैं, संख्याओं में तो ऐसा होता ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये केवल तब तक होता है जब तक गुणा क्रम विनिमय या गुणा में क्रम विनिमयता लागू हो, केवल तब तक। यदि गुणा में क्रम विनिमयता लागू न हो, मतलब आपस में आगे पीछे में मान चेंज होता हो, तब ये सिद्धांत फेल हो जाता है, फिर ये काम नहीं करता है। फिर क्या करना चाहिए, फिर हमें इस सिद्धांत को उपयोग करना चाहिए जिसमें दोनों तरफ भाग लेते हैं, जिसमें दोनों तरफ दिशा का भी महत्व होता है, ये सब बातें देखी जाती हैं, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूं संक्षेप रूप में कि मैट्रिक्स में आपने पहले छठे सवाल किया था, ऐसा भाग में ले गए थे। वो क्यों ले गए थे कि एक ही था वो, तो दिक्कत नहीं है, भाग में ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर दो दो आ गई है मैट्रिक्स, तो दोनों साथ में भाग में जाएगी, ये संभव नहीं है ना। या फिर दोनों की दिशा का भी इसमें हमें करना पड़ेगा कि कौन सी पहले जाए कौन सी बाद में जाए, ये होता है इसमें, ठीक है। एक बात देखिए, वास्तव में क्या होता है, अगर आपको P A Q जो है इसमें से केवल A को रखना है यहाँ पर और P और Q को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी व्यंजक को जिस साइड में P है ना, आपको पता है कि P किस साइड, P है इसमें लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में ही इसको P इनवर्स से गुणा करते हैं, लेफ्ट में ही, और राइट में है Q तो राइट में गुणा करते हैं Q इनवर्स से। ये दिशा का इसमें है, तो दिशा के लिए आपको P के लिए P इनवर्स P की तरफ होना चाहिए, इधर Q की तरफ Q इनवर्स होना चाहिए। और बराबर में आपको पता है I2 पढ़ा था, तो अब वो सेम काम यहाँ पर होगा, I2 के भी यहाँ पर देख लीजिए, लेफ्ट साइड में होगा P इनवर्स गुणा और राइट में होगा Q इनवर्स गुणा। और आप जानते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर बनेगा ये P इनवर्स P है ना, फिर A है, यहाँ पर बनेगा Q इनवर्स बराबर में। अब I2 से आप जानते हैं कि मान तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल P इनवर्स Q इनवर्स रह जाएगा। और ये आप जानते हैं I होता है ना, P इनवर्स P मतलब I, ये भी I है, और I को आप जानते हैं गुणा मत करो बल्कि एक ही बात, तो यहाँ पर तो बच गया सिर्फ A बराबर में है P इनवर्स Q इनवर्स, इक्वेशन नंबर स्टार मान लो। अब ये काम बड़ा सिंपल सा काम था, आसान सा काम था, बस बताने में थोड़ी बहुत माथापच्ची करनी पड़ी। इसमें खास बात हमने क्या सीखी है कि मैट्रिक्स में गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होने के कारण ही हमें जिस तरफ P है उस तरफ ही आपको P इनवर्स मानना होगा, लाना होगा, ताकि वो गुणा एक साथ हो जाए। वही बात Q के लिए लागू होगी। और अगर आप इसको मतलब आड़ू बुद्धि से P Q को उठा के इसके बट्टा में लाते, ऊपर लाते और संयोगवश P इनवर्स पहले और Q इनवर्स बाद में रहता तो ठीक उत्तर आता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर तरीका वो सही नहीं होता है ना। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम जल्दीबाजी में Q को पहले बटन में लाते हैं, बाद में P को लाते हैं और हम मानते हैं सही हो रहा होगा भाई, लेकिन सही नहीं होता। वो मैट्रिक्स में ऐसा करना पड़ेगा आपको, पूरा सिद्धांत है ये, ठीक है। अब ऐसा करने पर आप जानते हैं कि A का मान जो है वो P इनवर्स Q इनवर्स की गुणा के द्वारा प्राप्त हो रहा है,
तो इनके मान निकाल लो यहाँ से बस। चलो देखते हैं, अब इनके मान निकालते हैं। और इसमें इनवर्स के मान निकालने के लिए एक बढ़िया बात यह है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो छोटे से ही हो जाएगा ये। अब हमें P इनवर्स और Q इनवर्स के मान चाहिए, तो पहले निकालते हैं P इनवर्स का मान। वही है वापस एडजॉइंट ऑफ P है ना, फिर बट्टा में है P का सारणिक, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ P ये आप जानते कैसे आएगा, ADJ P का मतलब इस पे P पे लगाओ ट्रिक, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज, तो ये हो जाएगा 3 1, और अन्य विकर्ण में क्या होगा, चिन्ह चेंज, तो -2 वापस -2, और बट्टा में है इसका P का सारणिक, वो होगा 3 -4, ठीक है ना। 3 -4 मतलब माइनस का चिन्ह बाहर आ ही गया, तो कह सकते हैं कि इसमें P इनवर्स इक्वल्स टू -3 -2 1, ये इसमें P इनवर्स का मान आ गया। फिर निकालते हैं Q इनवर्स का मान, वापस वही है ADJ ऑफ Q, फिर बट्टा में Q का सारणिक बराबर में ADJ Q को बना लो भाई, Q से बनाएंगे हम, ये बनेगा 4 5 बनेगा, पहले 5 4 है ना, सही है। उसके बाद में इसके चिन्ह उल्टे रखने हैं ना, तो माइनस का 7 और माइनस का 3, और बट्टा में देख लीजिए 20 -21, बट्टा में है 20 -21, मतलब वापस माइनस का चिन्ह बाहर, तो यहाँ से Q इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 -7 -3 4, ठीक है। ये इसमें दोनों के मान आ चुके हैं। अब आपको इक्वेशन में स्टार में इनके मान रख करके गुणा करना है बस, कह सकते हैं आगे। अब इक्वेशन नंबर स्टार से A बराबर में है P इनवर्स Q इनवर्स, मतलब कि P इनवर्स और Q इनवर्स का गुणा, और इसमें क्रम का महत्व है तो पहले होगा P इनवर्स का ही मान और बाद में होगा Q इनवर्स का मान। ये 5 -7 -3 4, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने के लिए वही तरीका, बस पंक्ति स्तंभ गुणा करना है तो पंक्ति रखो स्तंभ पर, तो 3 गुणा होगा 5 से, ठीक है, 15, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6, उसके बाद इसको रखो इसके ऊपर, है ना, तो माइनस का 21 और ये वापस माइनस का ही बनेगा 8, फिर इसकी बारी, इसको रखो इसके ऊपर, तो माइनस का 10 और माइनस का ही 3, फिर यहां से ये होगा 14 और 4, प्लस का 14 प्लस में 4, और लास्ट में आप जानते हैं कि a का मान इनको जोड़ के लिखना है, बस लिख दीजिए 15 और 6 21, ये इसका पहला एलिमेंट, माइनस के 29, ठीक है ना, ये माइनस के 13 है, ये 10 है वैसे ही 16 नहीं है, और ये है 18, ये जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये आ गया इसमें फाइनल आंसर A मैट्रिक्स, ऐसे हो सकता है, ठीक है। बड़ा आसान काम, बस आपको समझना है, तो ये सिद्धांत समझना है, अगर ये समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत फिर रहेगी नहीं आपके लिए। आगे वाले सेम रिपीट किए हैं सारे के सारे काम, आगे बात करें हम। उसके बाद देखिएगा आगे है 15वां सवाल, इसमें बोला गया यदि मैट्रिक्स A जो कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और इसमें इसके माध्यम से A इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, खुद करेंगे इनवर्स का मान ज्ञात, तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण रैखिक समीकरण निकाय का हल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा आपने सवाल किया है ना, आसानी से हो जाएगा। इसमें वास्तव में क्या होता है कि इसमें है ना, इस समीकरण निकाय के लिए Ax इक्वल b बन जाएगा लास्ट में, और या A ट्रांसपोज बन जाएगा भाई, इसमें कोई एक बनेगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 16वें सवाल की। इसमें बोला कि यदि मैट्रिक्स A जो कि ABCD रूप में दे रखी है आपको ये हो, तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए, पहले तो करेंगे वही आप, उसके बाद में करें दर्शाइए आगे वाला इक्वेशन हमेशा सत्य होता है, ये कर लेते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक रूप में आपको ये सब गुणधर्म सिद्ध करने हैं, देखते हैं। अब पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं जो दिया है 16वें सवाल में, दिया है एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको A, ये दे रखा है, और कुछ नहीं दिया है और सब कुछ सही गया है। मैट्रिक्स A दे रखा है, A फिर B है, फिर है ना C, फिर 1 + BC अपॉन A है, ठीक है। मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे दो बात पूछ ली गई है, एक तो पूछा गया A इनवर्स का मान और आगे एक बात सिद्ध भी करनी गई है। चलो दोनों काम करते हैं, पहले से निकालते हैं A इनवर्स का मान। अब A इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सारणिक ऑफ A निकालना पड़ेगा। सारणिक ऑफ A वो होगा, इसको इससे गुणा करना, तो यहाँ पर आप जानेंगे इससे गुणा करके A से कटेगा तो पीछे बचेगा सिर्फ 1 + BC, फिर माइनस में क्या है BC है,
कट करने पर सारणिक ऑफ ए का मान केवल 1 आ गया, ठीक है। तथा अब निकालते हैं ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं, और वो इसमें निकालना चाहिए ट्रिक से। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर लो तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और ये ए यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये बनेगा माइनस का सी और माइनस का बी, इसमें केवल चिन्ह चेंज करने, इनको नहीं बदलना, इसमें केवल चिन्ह चेंज, और इनको आपस में बदलना होता है। ये इसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको ए इनवर्स के लिए पता है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में ए का सारणिक। अच्छा, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, यहाँ पर ए का सारणिक एक ही तो है, एक ही है ना, तो बट्टा में तो कुछ आएगा नहीं, ए का बट्टा में तो बस इसका मान इसके बराबर होगा बस। मतलब यहाँ पर ए इनवर्स बराबर में यही है, एडजॉइंट ऑफ ए ये बस 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ठीक है। फिर माइनस का बी माइनस का सी और ए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस वक्त काम आएगी इक्वेशन, ठीक है। आधा काम पूरा हुआ। अब हमें एक स्टेटमेंट सिद्ध करना है, देख लीजिए क्या सिद्ध करना है। टू प्रूव, स्पष्टतः आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कि ए इनवर्स बराबर में ये है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और आगे है आई, और माइनस में है स्मॉल ए गुणा कैपिटल ए। ये स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना है, और इसको सिद्ध करने के मैं मानता हूं कि हमें इसमें RHS से शुरू करना चाहिए और LHS लाना चाहिए, बड़े से छोटा लाना चाहिए। ये काम करके इसको लेते हैं और ये लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए शुरुआत करें इसकी, हम शुरुआत करते हैं RHS से। तो RHS में आप देख पा रहे हैं कि ये है a स्क्वायर, है ना, प्लस BC प्लस 1, आगे गुणा है I, और ये I होता है कंडीशनल कोटि का। जिस कोटि की पूरी इक्वेशन है या जिस कोटि की बाकी मैट्रिक्स है वही कोटि का I होगा। मतलब यहाँ पर I2 है ये, है ना, पहचान लो खुद ही। और I से ये गुणा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में यही तो नहीं है क्या, a स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 0 0, वापिस a स्क्वायर प्लस BC प्लस 1। आप जानते हैं कि I होता है 1 0 0 1, और उससे गुणा हुआ ये a स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, तो 0 से गुणा होता नहीं है, वो 0 रहेगा, और यहाँ पर ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर माइनस में है a इंटू कैपिटल A, मतलब कि a इंटू सारणिक ये मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट को स्मॉल a से गुणा कर दीजिए, तो क्या बनेगा, गुणा करो ना साथ में ही, तो ये बनेगा यहाँ से ये a स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पर बनेगा ab, और यहाँ पर बनेगा ac, और यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस bc रह जाएगा, ऐसे बन रहा है। और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह क्या करेगा, संगत एलिमेंट को माइनस करेगा, तो कर दो माइनस। आप देख लीजिए इसमें क्या बनेगा, इसमें से a स्क्वायर घटाओ तो पीछे बचेगा सिर्फ bc प्लस 1, यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस का ही ab, ठीक बात है, और यहाँ पर बचेगा वापस माइनस का AC, और यहाँ पर घटाने से ये देखो 1 प्लस BC से 1 प्लस BC गया, तो पीछे बचा सिर्फ a स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि ये लास्ट में a गुणा a इनवर्स आएगा, मतलब कि सब में से a कॉमन लो आप, ये खुद पहचानना पड़ेगा आपको a कॉमन क्यों ले रहे हैं हम, कि आप RHS से LHS लाना चाहते, और LHS में मैट्रिक्स है a इनवर्स, लेकिन उसके लिए आगे a गुणा हो रहा है, मतलब वो कॉमन लेना पड़ेगा तभी बाहर आएगा वो, तो कॉमन लो यहाँ से a। अब यहाँ से अगर आपने a कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट में उसका भाग देना। तो आपने मान लीजिए a कॉमन लिया तो हर एलिमेंट में a का भाग दो, तो 1 प्लस BC में वापिस a का भाग देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस AB में a का भाग दो भाई, तो a से कटेगा ना, भाग से a से कटेगा, तो पीछे बचेगा सिर्फ माइनस b, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस c, यहाँ बचेगा a, है ना। और क्या ये a इनवर्स नहीं है क्या, बिल्कुल वही तो है, सेम है, बस इसको उल्टा लिखा मैंने, एक बात है। मतलब कि सिद्ध हुआ कि ये a इंटू ए कैपिटल ए, मतलब a इनवर्स आ रहा है। इस प्रकार से ये RHS से LHS प्राप्त होता है, इति सिद्धम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, आसान काम है। इसके बाद बात करते हैं 17वें सवाल की। देखिएगा 17वें सवाल में स्पष्टतः बोला गया है कि सारणिक की सहायता से, मतलब कि वही क्रेमर नियम, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। हमें इनको हल करके दिखाना है कि इसका उत्तर क्या होगा। कर लेते हैं, इसमें आपको पता है A B C में इसके एलिमेंट आ रहे हैं, तो करना चाहिए, इसको देख लेते हैं। अब सारणिक के पदों में निकालना है, तो सारणिक के मान थोड़े से इसमें सीधे नहीं आएंगे क्योंकि इसमें संख्याएं नहीं है ना, थोड़ा सा ट्रिक से चलना पड़ेगा, सोच से चलना पड़ेगा, 1 2 स्टेप आगे, तभी छोटा हो पाएगा ये।
वरना बिना सोचे किया तो हो तो जाएगा, पर ये 2-3 वर्ड कर देगा इसमें। देखिएगा, पहली बात तो प्रदत्त समीकरण निकाय, वो ये है। इसमें पहली समीकरण दे रखी है x + y + z = 1, ठीक है। फिर आगे है ax + by + cz = ये है ना, ये दे रखा है, ठीक है। फिर a²x, फिर है b²y, फिर है c²z = k²। इक्वेशन स्टार मानना चाहिए इसको, क्योंकि ये मूल इक्वेशन है समीकरण निकाय वाला। और हमें इसका हल निकालना है विद यूज क्रेमर नियम। बोला गया इसमें स्पष्ट सारणी के रूप में या सारणी के प्रयोग से निकालना है इसका मान, मतलब क्रेमर नियम से इसका हल निकालना है। चलिए, आप जानते हैं क्रेमर नियम में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि मैट्रिक्स 3 चरों वाली है, सॉरी यदि समीकरण निकाय 3 चरों वाला है, तो हमें इसमें 4 सारणियां निकालनी पड़ेंगी, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। बस बाद में बस भाग देना। आप जानते हैं डेल्टा में किस किस का आप जानते हैं, भाग देते हैं, सिंपल सी बात है ना। चलो देखिएगा, पहली बात तो उपरोक्त समीकरण निकाय के द्वारा सारणिकों के मान निकालने पर, है ना, इसमें सारणिकों के हम मान ज्ञात करें, सारणिकों के मान ज्ञात करते हैं। चलिए वे ज्ञात करते हैं, शुरुआत करते हैं डेल्टा से। अब डेल्टा का मतलब आप जानते हैं ना, चरों के गुणांकों का सारणी होता है, चरों के गुणांकों का सारणी। तो चर देख लीजिए, ये x y z मल्टीपल्स देख लीजिए, तो यहाँ पर मल्टीपल्स से इसकी पहली पंक्ति ये आ जाएगी, दूसरी पंक्ति a b c ही हो रही है ना, और तीसरी पंक्ति है ये a² b² c², ठीक है। अब हमें इस डेल्टा का मान निकालने के लिए पता है कि संख्याएं तो नहीं है, तो इसको छोटा करना चाहिए ताकि प्रसार छोटा हो। इस रूप में लाओ ताकि प्रसार छोटा हो जाए, और वो बड़ा आसान काम है। यदि इसमें ऐसी पंक्ति है स्तंभ आ चुका है जिसके सारे एलिमेंट समान है, तो आप इनमें कोई 2 को 0 बना दो, बस सिंपल काम है। यदि मान लो मैं इसमें इन दोनों को 0 बनाऊं, तो सब जानते हैं इसमें लगाएंगे संक्रियाएं, c1 → c1 - c2, है ना, फिर c2 - c तक इन दोनों को 0 कर पाए आप, और उसके बाद में प्रसार में केवल एक के साथ होगा ताकि सवाल छोटा होगा, है ना। ये काम करें इसमें। देखिएगा, हम इसमें लगाएंगे संक्रियाएं, एक लगा रहा हूं मैं c1 → c1 - c2 ताकि यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है। उसके बाद में c2 → c2 - c3। अरे सिंपल सी बात है, समझ रहे भाई। आपको पता है कि इसमें इन 2 को 0 करने का तरीका क्या है कि इनको आपस में घटाओ, बस इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा, ताकि इन दोनों को 0 करवाओ। अब ये नहीं करना है कि c3 - c1, ये कभी आप जानते हैं कि ये कभी होता नहीं है, क्योंकि यदि कोई सारणी 3 कोटि का है तो उसमें अधिकतम 2 एक साथ 2 संख्या लगती है, 3 नहीं लगती कभी, है ना। देखते हैं इसमें। अब इसमें डेल्टा बराबर में ये होगा c1 → c1 - c2 करो आप, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा a - b, यहाँ पर होगा a² - b², यहाँ पर c2 - c3 मतलब वापिस 0, है ना, b - c b² और माइनस में c, और यहाँ पर है 1c c²। ये सारणी डेल्टा सारणी रूप में आ चुका है। अब इसमें इसका मान निकाल लेंगे, इसका प्रसार कर लो r1 के सापेक्ष, इसमें ये 0 हो ही रहे हैं, तो बचा सिर्फ 1, और उससे होगा इसका प्रसार इस रूप में, है ना। देखिएगा, आगे मैं इसमें कर रहा हूं इसका प्रसार, तो प्रसार में होगा प्रसार r1 के सापेक्ष, और यहाँ पर ये दोनों 0 बच हट रहे हैं, तो इसके सापेक्ष होगा प्रसार इससे गुना ये, मतलब कि ये a - b, और ये है b² माइनस में c², और फिर माइनस का चिन्ह है, फिर है b - c, और फिर है यहाँ पर a² माइनस में b²। आसान सी बात, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये भी होता है, देखिएगा a - b, ये ये b² - c² वास्तव में क्या है, ये वास्तव में यही तो है b - c और b + c, प्लस माइनस में होता है चेंज ये, फिर माइनस में यहाँ पर है वापस b - c, यहाँ पर है a - b और a + b। अब यदि आप देखें दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है, जैसे अगर आप देखें तो a - b दोनों में है और b - c भी दोनों में, तो कॉमन लो इसको आप, तो पीछे जो बचेगा उसमें कुछ और घटेगा, है ना। आगे देखिएगा, उसके बाद में डेल्टा बराबर में यहाँ से a - b और b - c दोनों से कॉमन लीजिए, बाहर लीजिए भी, तो पीछे यहाँ पर बचेगा b + c, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बच गया सिर्फ b + c, और फिर माइनस का चिन्ह यहाँ बचेगा माइनस में a + b, तो माइनस में a माइनस में आ गया b, ठीक है।
अच्छा बी से बी कटेगा तो यहां से डेल्टा का मान ये आ गया, ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये डेल्टा का मान इस रूप में आ चुका है। सिंपल सी बात है ना ये, हालांकि आपने प्रसार में कुछ स्टेप्स किए हैं मुश्किल लेकिन ये है आसान तरीका, मुश्किल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब निकालते हैं डेल्टा 1 से डेल्टा 3 तक सभी के मान, आगे देखते हैं। तथा अब निकालना चाहिए डेल्टा 1 का मान, तो बनाओ भी डेल्टा 1 का मतलब क्या, डेल्टा में ही आपको फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है इससे इक्वल वालों से, तो फर्स्ट कॉलम इसमें बनेगा ये 1k और k स्क्वायर, ठीक है, और आगे वो है 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। उसके बाद में सेम काम रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या करना चाहिए, c1 चेंज टू c1 माइनस c2 और c2 चेंज टू c2 माइनस c3, ताकि ये दो जीरो हो, है ना। अब तो सेम काम बस रिपीट कर दो आप, तो डेल्टा 1 क्या बनेगा 0 k माइनस b, ये है k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 b माइनस c, और यहाँ पर है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 c स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका प्रसार भी आप जानते हैं क्या मान देगा, मैं इसको संक्षेप में कर रहा हूँ, सिंपल सा याद रखिए, इसमें ये इससे गुणा होगा इससे ये गुणा होगा, है ना। तो यहाँ तो बनेगा k माइनस बी, और मैं इसका मान ये लिख रहा हूँ b प्लस सी b माइनस सी, और माइनस में है b माइनस सी, और यहाँ पर है k प्लस बी और k माइनस बी, ठीक है। अब दोनों में से k माइनस बी और b माइनस सी कॉमन, देखते हैं क्या बचता है, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस बी और b माइनस सी कॉमन, तो पीछे बच रहे हैं यहाँ पर ये b प्लस सी, यहाँ पर बचेगा सिर्फ b प्लस सी, और माइनस में है k माइनस में b, ठीक है ना। अच्छा ये b से b कटेगा तो पीछे अब डेल्टा 1 का मान ये आ गया अभी, यहाँ तो बच गया k माइनस b, ठीक है, और आगे है b माइनस सी, और यहाँ पर बचेगा c माइनस k, मतलब कि यहाँ से a गायब हो चुका है। अब समझ लो खुद ही, मतलब कि a के स्थान पर k आ चुका है, ये आप खुद समझ लीजिएगा। डेल्टा 1 में डेल्टा 1 का प्रकार क्या होता है, आप डेल्टा 1 में क्या करते हैं, डेल्टा के ही फर्स्ट कॉलम को मूल्य सदी से रिप्लेस करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में a था ना, उसके स्थान पर k ने स्थान लिया है, तो खुद समझ लो, आगे वाली बात समझ लो क्या, तो a के स्थान पर k आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वाले मान में जहां जहां पर a है वहां पर k प्रतिष्ठित होगा, बाकी सब मान सेम होंगे। अब क्या इसी ट्रिक से क्या डेल्टा 2 का और डेल्टा 3 का मान आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। हालांकि आपको तो पूरा करना चाहिए, आपको तो इसमें विधिवत डेल्टा 2 का डेल्टा 3 का मान निकाल के दिखाना चाहिए, आपके पास टाइम खूब पड़ा होगा। मैं इसमें संक्षेप में ही ट्रिक वाइज डेल्टा 2 का और डेल्टा 3 का मान लिख रहा हूं, आप इसको पूरा करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिएगा आगे मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार, समझ लो खुद से ही, इसी प्रकार डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 में आप जानते हैं कि सेकंड कॉलम में b हटेगा और k आएगा, तो क्या करना चाहिए, तो अब बस अब डेल्टा में ही जहां जहां पर b है वहां पर k लिख दो बस, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस k, है ना, फिर k माइनस c, फिर c माइनस a, ये बन जाएगा डेल्टा 2। इसी प्रकार डेल्टा 3 बना दीजिए, ये डेल्टा 3 जो है वो c के स्थान पर k आएगा उसमें, तो अब इसमें ये बन सकता है a माइनस बी, फिर b माइनस सी नहीं होगा, b माइनस होगा k, ये आपने c को k बनाया है, और आगे है k माइनस a, ठीक है। ये इसमें इस प्रकार से बाकी दोनों के मान अनुमान से आप लिख पाओगे, और फिर बिना हो तो आपको पूरा करना चाहिए, पूरा करना है, बिल्कुल ये सेम मान आएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी, ठीक है। और लास्ट में कह सकते हैं कि अब समीकरण निकाय का हल, तो समीकरण निकाय का जो हल है वो होगा सूत्रों के माध्यम से, सूत्र आपने याद किए थे ना, x बराबर में डेल्टा 1 बटे डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा 1 का मतलब यही है ना, डेल्टा 1 का मतलब यहाँ पर k माइनस a है ना, k माइनस सॉरी b, फिर b माइनस c और c माइनस k, और बट्टा में है डेल्टा, डेल्टा का मतलब यही है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस में a है ना। इसमें आप जानते हैं कि b माइनस सी से केवल b माइनस सी कटेगा और बाकी सब बचेगा, तो यहाँ पर बच गया x बराबर ये k माइनस बी, फिर c माइनस k, और यहाँ पर बच गया a माइनस बी, c माइनस a, ये यहाँ पर x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर में डेल्टा 2 बट्टे में डेल्टा होता है, तो डेल्टा 2 का मतलब यही है a माइनस k, फिर k माइनस सी, c माइनस a,
और बट्टा में डेल्टा का मतलब सेम ही है, यही b माइनस सी और c माइनस ए। इस बार आप जानते हैं कि c माइनस ए से c माइनस ए कटेगा तो पीछे फिर y का मान ये आ गया भाई a माइनस के और k माइनस सी और बट्टा में है a माइनस बी b माइनस सी। ठीक है, सेम काम z के लिए, थोड़ा सा लंबा है सवाल पर इसमें देखिएगा आप। डेल्टा 3 में है डेल्टा 3 बटे में डेल्टा, और डेल्टा 3 का मतलब यही है, ये a माइनस बी है ना, फिर b माइनस के और k माइनस ए, फिर बट्टा में डेल्टा का मतलब यही a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा इस बार z में, तो z का मान आ जाएगा ये b माइनस के और k माइनस ए, और यहाँ पर है b माइनस सी c माइनस ए। इस प्रकार से x का, y का और z का तीनों का मान प्राप्त हो रहा है। हालांकि फिर भी ये बड़ा हो गया सवाल, हमने संक्षेप में किया है तो भी, पर आप इसको बिना कोई संकोच किए बड़ा छोटा होने का पूरा ही करेंगे विधिवत, समझ में आप आएगा इसमें डेल्टा का, डेल्टा 1 का, इन सब का मान कैसे निकालना है। ठीक है, अब यदि यही सवाल मान लो बोल देता कि आयु सिद्धांत से कीजिएगा तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है उसमें कम टाइम में हो जाए सवाल, पर आपको बोलना इसलिए करना पड़ेगा इस सिद्धांत से हमें। ठीक है, तो आपने इसको पूरा समझ लिया होगा। अब आगे बात करें हम, उसके बाद में 18वां सवाल देखिएगा। 18वें का यदि मैट्रिक्स ए जो कि 3 क्रॉस 3 का है, उसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, कर लोगे, और इसकी सहायता से आगे वाले का हल निकालना है। सेम काम है, आपने पहले किया है, खुद करना, ये होगा आयु सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में 19वां सवाल देखिएगा। अब 19वां सवाल जो है वो छठे सवाल की तरह ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, 19वें सवाल में छठे की तरह सीधा भाग नहीं जाएगा, ये बात आप देख लेना। हालांकि है सिद्धांत तो वही, लेकिन आपने जो थोड़ी बहुत सावधानी आगे वाले सवाल में, आगे आपने एक सवाल और किया था आपने 2 गुना वाला, तो वही बात यहाँ पर थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी हमें। एक बार देखिए, इसमें एक सावधानी करनी पड़ेगी आपको। ये जो 19वां सवाल है ना, इसमें आपको बोला गया है कि यदि एक आव्यूह है ये 1, ठीक है, -4 3 -2 गुणा एक मैट्रिक्स x है, ठीक है, बराबर में है -16 -6 7 2, और आपसे तब पूछ लिया गया है कि x का मान क्या होगा, बताइएगा। अब यहाँ पर आपको अगर आप x को ABCD मानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो बिंदास, थोड़ा बड़ा होगा पर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है, अगर आपको उस सिद्धांत से करना है कि पक्षांतरण करो और बट्टा में लाओ, तब थोड़ी सी आपको एक बात समझनी पड़ेगी। इसमें क्या समझनी पड़ेगी भाई, तब हमें पता है कि यहाँ पर ये अगर मान लो मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ मैं, तो सीधा ये a इस b के बट्टा में नहीं आएगा। वही बात वापिस हमें दोनों तरफ b इधर से गुणा करना पड़ेगा, सीधा बट्टा में लाना नहीं, इसमें दिशा का महत्व होता है ना। देखिएगा, अब यदि मैं इसको मानता हूँ a है, x बराबर मानता हूँ कि ये एक बार के लिए मान लीजिए b, या फिर इसको मान लो p क्यों मानूं ताकि ये वैसा ax बनने लगे, मान लीजिए p है और ये q है, ऐसा मान सकते हैं, है ना। अब यदि आपको x का मान चाहिए तो x के साथ वाला हटाओ, और वो हटेगा कब, जब उसका अपोजिट दोनों तरफ गुणा होगा। मतलब कि आप दोनों तरफ p इनवर्स से गुणा कीजिए भाई, लेकिन p इनवर्स जो है वो किस तरफ है, वो है लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करोगे, आप दोनों की ही लेफ्ट साइड में ही p इनवर्स से गुणा कर दोगे, तो p इनवर्स यहाँ पर वापस इनटू x यहाँ पर px, और ये आप जानते हैं बनेगा p इनवर्स p और आगे x पढ़ाई है, यहाँ बनेगा p इनवर्स q, है ना, ये आप जानते हैं i होता है, तो पीछे बच गया x बराबर में है p इनवर्स q। अब आप जानते हैं कि अब इसमें p इनवर्स का मान निकाल करके q से, q मतलब ये मैट्रिक्स आपने इसको माना q, इससे गुणा करना है बस। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आपने सीधा इसमें भाग दिया होता तो क्या पता आप जल्दीबाजी में, आप क्या पता इस जल्दीबाजी में आप इसको ऐसा लिख देते, आप x बराबर में qp इनवर्स, और ये लिखना सही नहीं होता, जो कि आप जानते हैं। आप अगर आपने सीधा भाग दिया होगा तो भाग का मतलब क्या, तो बट्टा में आ रहा है वो, उसको ऊपर लिखो बस, आगे से पीछे कैसे लिखो बोले, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर वो पहले वाला जो गुणा वाला चिन्ह या फिर गुणा वाला संख्या है या फिर मैट्रिक्स है, वो पहले ही लिखी जाएगी इनवर्स के रूप में, बाद में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो दिशा क्या है, पहले वाले स्थान पर आई इनवर्स, ये इसमें खास बात है। तो इसमें ये सही है, ये सही नहीं होगा। और अगर आपको वैसे करना है ABCD मान करके, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा करके तुलना कर लो, बस वैसे हो रहा है, ठीक है। तो खुद इसको ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा सवाल ये। उसके बाद में अंतिम 20वां सवाल देखिए,
इसमें कहा कि निम्न समीकरण निकाय के अनंत हल हो, अनंत हल है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब अनंत हल हो तो ए और बी का मान निकालिए, ये क्या सिद्धांत है भाई? अगर आप ध्यान दें तो हमने सीखा था क्रेमर नियम के अंतर्गत यदि कोई समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं तो हमेशा उसमें डेल्टा का और डेल्टा आई मींस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन सभी का मान 0 होता है। यदि इसमें डेल्टा 1 से डेल्टा 3 तक और कुल डेल्टा ये सब 0 है तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण निकाय अनंत हल वाला है। मतलब कि उस समीकरण निकाय की सभी समीकरणें या सभी रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें उस सिद्धांत को लगाना चाहिए, उससे ए बी के मान आ जाएंगे। देखिएगा पहली बात तो प्रदत्त समीकरण निकाय, हमें एक समीकरण निकाय जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। इसमें वो ये है 2x + y, फिर प्लस में है az इक्वल्स टू 4, ठीक है ना? फिर है bx - 2y, फिर प्लस z इक्वल -2 और 5x - 5y प्लस z इक्वल -2। ये एक समीकरण निकाय हमें दे रखा है और a और b, इसमें ये जो दो छुपे हुए एलिमेंट्स a और b, इनके मान तक पहुंचना है। अब a और b का मान निकालने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक वाइज चलिए, ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि सीधा शुरू करते हैं। अगर आपने इसमें डेल्टा, आपको पता है इसमें इसकी अनंत हल है। अब यदि इसकी अनंत हल है तो इसमें डेल्टा के सहित डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 होंगे, लेकिन हमें सब 0 से मतलब नहीं है। हमें केवल उनको चुनना है जहां से ए और बी, जहां से ए बी सी के मान आते, जहां पर ए और बी के सॉरी जहां से ए और बी के मान आते हैं। ठीक है? तो वे कौन कौन होंगे भाई? एक बार मैं लिख दूं, ध्यान दीजिए। चूंकि उपरोक्त समीकरण निकाय के अनंत हल हैं या अनंत हल हैं, अतः हम कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर में 0। ये सब 0 होंगे, ठीक बात है, लेकिन हमें इनमें से क्या चुनना चाहिए? यदि आपने इसमें से डेल्टा चुन लिया कि डेल्टा का मान 0 है और उससे आपने काम करना शुरू किया तो ए और बी का मान नहीं आएगा, मुश्किल पड़ेगी, आएगा पर मुश्किल पड़ेगी। आप जानते हैं कि डेल्टा में ए और बी दोनों साथ में आ गए हैं तो एक समीकरण आएगी और दो चर आएंगे तो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। अगर आप डेल्टा 1 लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेल्टा 1 लेते हैं तो आप डेल्टा 1 में क्या करते हैं? हम डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करते हैं ना, तो फर्स्ट कॉलम में बी था वो इससे रिप्लेस हुआ तो बी तो हटा और पीछे सिर्फ ए बचा। और आप जानते हैं कि इस प्रकार से करने पर सिर्फ एक चर बचेगा और एक समीकरण आएगी, वहां से ए का मान निकाल लोगे। और डेल्टा 2 से वापस वही दिक्कत आएगी। डेल्टा 2 का मतलब क्या होता है? सेकंड कॉलम को इससे हटाना। आप अगर आपने सेकंड कॉलम को हटाया भी तो ए और बी तो सेम पड़े ही है, उसमें दिक्कत नहीं होगी कोई। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर आपको वापस दो चर मिलेंगे। लेकिन डेल्टा 3 भी वापस वही बात आ रही है। देखिएगा डेल्टा 3 करते टाइम आप क्या करते हैं? थर्ड कॉलम को इससे हटाते, रिप्लेस करते। आप जब थर्ड कॉलम में ए था वो हटेगा इससे, है ना, इससे आ जाएगा। और बाकी कोई प्रतिबंध नहीं, मैं तो कह रहा हूं केवल कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप डेल्टा और डेल्टा 1 इन दोनों का मान निकालते हैं तो भी सवाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर क्या है कि आपको पहले डेल्टा से समीकरण बनानी पड़ेगी, पहले एक भी दोनों के रूप में, और फिर डेल्टा 1 से है ना केवल बी का मान आएगा, फिर रखो उसमें वहां से ए का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक ही बात इसमें, अगर आप इसमें थोड़ा फास्ट करना चाहिए तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 से कर लो, बाकी इसमें कोई दो निकाल लो, वैसे भी हो रहा है सवाल। ठीक है, देखिएगा अब मैं इसमें कर रहा हूं डेल्टा 1 डेल्टा 3 से। अब डेल्टा 1 का मान निकाल लीजिए। डेल्टा 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम बनेगा 4 -2 -2, सेकंड कॉलम यही है 1 -2 -5, है ना, a11। इसमें इसका अगर तो हल निकाल लो, इसका तो हल निकालना आसान ही है, प्रसार कर दो भाई। तो -2 + 5 फिर माइनस का चिन्ह, फिर -2 फिर +2 फिर प्लस का चिन्ह, ये 10 माइनस में 4 है ना। और इसमें डेल्टा 1 का मान दे रखा है 0 तो 0 आएगा। ये है प्लस का 3 × 4 मतलब कि 0 चलने तो सीधा है, मतलब कि 12 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा पूरा हट करके, और यहाँ पर बच जाएगा इसमें 6, है ना। तो प्लस में 6a बराबर में 0, यहाँ से a का मान आएगा माइनस का जो है 2, ये a का मान आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं b का मान, वो आएगा डेल्टा 3 से, तथा डेल्टा 3
डेल्टा 3 लिखो पहले तो फर्स्ट कॉलम 2b5, सेकंड कॉलम 1 -2 -5, यही है 1 -2 और थर्ड कॉलम होगा मूल्य सदिश वाला 4 -2 -2। इसका मान भी आप जानते हैं कि 0 होता है ना। इसका प्रसार कर दीजिए, पहले तो 2 है, ये हो जाएगा 4 माइनस का 10, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर आता है -2b माइनस प्लस 10, -2b प्लस 10 हो जाएगा, और फिर प्लस में 4, और यहाँ से होगा -5b और माइनस प्लस 10 बराबर में 0 है ना। अच्छा यहाँ पर बचेगा -6, मतलब कि हो जाएगा -12, माइनस का गुणा हो जाएगी, और ये माइनस का 8 है ही, है ना, और इसमें गुणा अंतर करना पड़ेगा आपको, तो -20b और +4t इक्वल्स टू 0। अब इसमें -20 इधर लाओ तो प्लस का 20, और यहाँ पर इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, 12 और 8 20, मतलब पीछे बच गया 20, तो 20b इक्वल्स टू 20, यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। ऐसे इन दोनों चरों के मान प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपने मान डेल्टा का मान निकाला और डेल्टा 1 का मान तो भी हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्योंकि डेल्टा 1 के माध्यम से आपके पास b आ जाएगा, और डेल्टा में रखो उसको वापस समीकरण में, तो वहां से b का मान आ जाएगा, एक ही बात है ना। तो ऐसे आपने इसमें विविध प्रश्नमाला 5 के सभी सवाल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली पूरी हुई, और मुझे आशा है कि आप लोग साथ में चल रहे होंगे। कोई ऐसा तो विद्यार्थी नहीं होगा जो 5 दिन पहले की दुनिया से दौड़ रहा होगा, या 10 दिन पहले की दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप बराबर चलिए। एग्जाम्पल्स क्योंकि आपको मैं करवा नहीं रहा हूँ अभी, टाइम कम होने के कारण, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हुआ तो देखने में दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, और लंबा होना थोड़ा सा ठीक भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम देते भी नहीं है सभी बच्चे मोबाइल पर। तो वो एग्जाम्पल्स आपको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इतना ढंग से समझ रहे हैं तो अच्छी कंडीशन में चिंता न करो, एग्जाम्पल्स खुद भी कर सकते हो और ट्राई करो, न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आपको जितना करवाया जा रहा है वो ठोस रूप से पढ़ लो, बस इतना ही बहुत है। एग्जाम्पल्स खुद करने का, साथ में करने का प्रयास जरूर करिए, हो जाएंगे, इतनी मुश्किल भी नहीं है कोई, ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को बराबर हर चीज बराबर चलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले का चला रहे हैं, 2 दिन पहले का हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बराबर चलते रहिए। और चूंकि आज हमने प्रश्नावली 5 पूरी करने के साथ में ही आपके बुक की दूसरी यूनिट, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं प्रश्नावली, इसको हमने विधिवत पूरा कर लिया है। मतलब कि आपके एक यूनिट पूरी हो गई है, पूरी बुक में 7 है, उसमें से एक यूनिट पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अगले यूनिट की, वो जो भी होगी, दूसरी, तीसरी करने वाले हैं, या फिर पहले या फिर चौथी, जो भी करेंगे हम। तो अब हम आज के इस लेक्चर के साथ में ही आपके बुक की दूसरी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और मुझे आशा है कि आप दूसरी यूनिट को लगभग अच्छे से अपने स्तर पर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बाकी हम करते हैं अगले भाग में, आज के लिए इतना पर्याप्त है।